Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है. तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं. आज हम सबसे पहले इस राज को डीकोड करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर इतने अच्छे क्यों लगने लगे. कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कोसते थे. आज हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के ज्यादातर रिश्तों की तरह इस रिश्ते के पीछे भी पैसा है. डोनाल्ड ट्रंप की पारिवारिक कंपनी अब पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो बिजनेस का विस्तार कर रही है और असीम मुनीर इसी क्रिप्टो बिजनेस के लिए पाकिस्तान में ट्रंप के पारिवारिक कंपनी के लिए एक रेड कारपेट वेलकम की व्यवस्था कर रहे हैं. इसके बाद आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर में चोरी करने वालों के घरों पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है और इसकी शुरुआत लव कुश मिश्रा के घर से हो सकती है, जो सिर्फ 20,000 रुपए महीने की सैलरी में अयोध्या में अपना एक आलीशान 2 मंजिला घर बनवा रहा था. आज आपको इसी घर की तस्वीरें दिखाएंगे और आरोपों के मुताबिक ये घर राम मंदिर में चोरी के पैसे से बना है. और आखिर में आपको दिखाएंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड में हारने के बाद अब इंग्लैंड में अपनी नई सीरीज खेल रही है. लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि भारत के लोग मैच के नतीजों से भी ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी मैदान में कब उतरेंगे, वो मैच खेल रहे हैं या नहीं, वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा. आज ये एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है और आज हम इसी बहस को आपके लिए डिकोड करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान का कनेक्शन. आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान इतना अच्छा क्यों लगने लगा. अचानक डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर इतने अच्छे क्यों लगने लगे. तो पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की दोस्ती डिकोड करने से पहले हम आपको पीओके की यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो असीम मुनीर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट में लगभग 80,000 लोगों ने असीम मुनीर और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. यह आंदोलन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पिछले 24 दिनों से जारी है. लेकिन आज आप ये नई तस्वीरें देखिए. ये लेकिन आगे बढ़ेंगे. अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे. 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे. एक मुतालबे पे बढ़ेंगे और मुतालबा क्या है? रियासत खालिस्तान की फौज ने दी थी. कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी, पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने. और तुम हमें बताते हो हम डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली तलवारों वाली. याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है. तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे. तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं. और तुम्हें अपनी यहाँ से एक छुट्टी नजर आ रही है. इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है. और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है. उस हल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है. बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, कौमी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो. अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं.
पीओके के इस आंदोलन की अगुवाई जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी कर रही है और इस रैली में पीओके के एक नेता सरदार अमान खान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ही पहले कश्मीरियों को बंदूकें और हथियार देकर आतंकवाद की शुरुआत की और आज वही पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों को आतंकवादी बता रही है। दहशतगर्द, देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आज भी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने थी और पूरी पाकिस्तान की फौज में। और तुम हमें बताते हो दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हल क्या है? टेबल है। उस हल का हल क्या है? मुज़ाकरात है। ये जो बात अभी पीओके के एक नेता कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ये कोई भारत का नेता नहीं कह रहा है और इस बार वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की पोल खोली है इस नेता ने, और वो खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने ही कश्मीरियों के हाथ में बंदूकें थमाई, उन्हें पहले हथियार दिए, उन्हें पहले आतंकवादी बनाया, कश्मीर में आतंकवाद फैलाया और अब वही पाकिस्तानी सेना पीओके के इन लोगों को आतंकवादी बता रही है। इस रैली में हजारों लोगों की भीड़ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके के आम लोगों में पाकिस्तान के प्रति इस समय कितना गुस्सा है और पीओके के ये लोग अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पिछले महीने जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई नेताओं को या तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए इस समय पीओके में हालात बहुत ख़राब हैं। पीओके के लोग अब पाकिस्तान से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें पाकिस्तान की सेना से बहुत शिकायतें हैं और अब यही पीओके के लोग पाकिस्तान की सेना को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। कई बार हमें हैरानी इस बात की होती है कि पश्चिमी देश, अमेरिका जैसे देश, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते हैं, जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बताते हैं, जो पूरी दुनिया को ये लेक्चर देते हैं कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश पीओके में पाकिस्तान की सेना जो अत्याचार कर रही है इसे लेकर बिल्कुल चुप है। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का इनाम घोषित करता था, उन पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाता था, लेकिन आज अमेरिका पाकिस्तान को बड़ा पसंद करता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान से बड़े प्रभावित हैं, पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, खुश होकर उनसे बात करते हैं और उन्हें अपना पार्टनर बताते हैं। ये सब कुछ कैसे बदल गया, ये शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक ज़माने में पाकिस्तान को इतना कोसते थे, कहते थे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा। फिर अचानक वो पाकिस्तान के प्रति इतने नर्म क्यों हो गए? और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जो पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई देते थे और भारत के खिलाफ दिखाई देते थे। अब हमें उसका राज पता चल गया है कि ये रिश्ता क्या है दोनों के बीच में। अब आप ध्यान से सुनिएगा। कल हमने आपको ये बताया था कि क्रिप्टो बिजनेस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। आज हम आपको इस कहानी का पार्ट 2 दिखाते हैं और इसे ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस में पाकिस्तान न सिर्फ एक बड़ा पार्टनर है बल्कि अब उनके लिए एक गोल्ड माइन भी बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वहां के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं। और चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस के लिए असीम मुनीर ने
पाकिस्तान में नए नियम बनवा दिए, ऐसे नियम बनवाए जो कि ट्रंप के इस पारिवारिक कंपनी को फायदा पहुंचाते हैं। यानी असीम मुनीर ने यह सुनिश्चित किया कि ट्रंप की जो पारिवारिक कंपनी है, जब वो क्रिप्टो बिजनेस का पाकिस्तान में विस्तार करे तो वहां पर उसे एक रेड कारपेट वेलकम मिलना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने एक राष्ट्र के तौर पर ट्रंप परिवार की कंपनी के साथ क्रिप्टो बिजनेस के लिए एक औपचारिक समझौता किया। और लगता है कि यही वो राज है जिसकी वजह से ट्रंप अचानक असीम मुनीर को इतना पसंद करने लगे। मुनीर उनके फेवरेट जनरल बन गए और ट्रंप अक्सर मुनीर की तारीफ करते रहते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इसी साल 14 जनवरी की है, जिसमें असीम मुनीर और शहबाज शरीफ खड़े हैं, जबकि दो लोग एक कागज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। हस्ताक्षर करने वाले ये लोग हैं SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के CEO जैक विटकॉफ और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए आप। जैक विटकॉफ जो कि इस कंपनी के CEO हैं और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। इस डील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दो देशों के बीच नहीं हो रही, बल्कि ट्रंप के परिवार की एक क्रिप्टो कंपनी और एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान के बीच हो रही है। तो आप पहले इन तस्वीरों को अच्छे से देखिए। जब ये डील साइन हो रही थी, आप तस्वीरों में देख पाएंगे, तो पीछे असीम मुनीर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी खड़े हुए हैं पीछे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस डील को उनका संरक्षण प्राप्त है। वो इस डील को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान एक देश के तौर पर इस डील के पीछे खड़ा हुआ है। और ये डील किसके बीच हो रही है? ट्रंप परिवार की एक कंपनी और पाकिस्तान की सरकार के बीच। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो देश जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, जहां भूखमरी फैली हुई है, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, जो IMF, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से कर्जा ले लेकर जैसे तैसे अपना काम चला रहा है, आखिर उस गरीब देश की सरकार को क्रिप्टो जैसे बिजनेस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? और आखिर ट्रंप परिवार की इस क्रिप्टो कंपनी को पाकिस्तान जैसे गरीब देश में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? इसीलिए इस डील को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इसे समझने के लिए इस डील पर हस्ताक्षर करने वाले जैक विटकॉफ और क्रिप्टो की इस कंपनी की पूरी कहानी को अब आप समझिए। ये जो समझौता हुआ, इस पर हस्ताक्षर करने वाली SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज क्रिप्टो और डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की एक सहयोगी कंपनी है और इस कंपनी पर ट्रंप के परिवार का ही नियंत्रण है। आप कह सकते हैं कि यह ट्रंप के परिवार की कंपनी है, जबकि जैक विटकॉफ दोनों ही कंपनियों के CEO हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। पुरानी कंपनी नहीं है, बड़ी नई कंपनी है, मुश्किल से 2 साल पुरानी। इस क्रिप्टो कंपनी की स्थापना में खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जैक विटकॉफ की प्रमुख भूमिका रही है। जैक विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो पुत्र हैं, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, जबकि जैक विटकॉफ के पिता स्टीव विटकॉफ ट्रंप के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत भी हैं। यानी ट्रंप परिवार का ये क्रिप्टो कारोबार, क्रिप्टो बिजनेस एक तरह से उनका फैमिली बिजनेस में, जिसमें उनका परिवार शामिल है और उनके जो करीबी दोस्त हैं वो शामिल हैं। ऐसे में अगर असीम मुनीर ट्रंप की मदद करते हैं तो वो तुरंत उनके चहेते बन जाएंगे और ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा, पिछले ही साल असीम मुनीर कई बार अमेरिका के दौरे पर गए थे। 18 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनके साथ लंच किया था। ये एक बहुत ही असामान्य और ऐतिहासिक मुलाकात थी,
क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बैठक में मौजूद नहीं थे। ऐसा बहुत कम होता है। आमतौर पर व्हाइट हाउस में किसी देश के निर्वाचित नेता को बुलाया जाता है या उस देश के राष्ट्र प्रमुख को बुलाया जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति उससे बात करता है। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बजाय सीधे वहां के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को ज्यादा प्राथमिकता दी, जिसकी पूरी दुनिया में उस समय चर्चा हुई थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से कोई बातचीत करनी भी है तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ना बुलाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं और उनके साथ लंच कर रहे हैं। और उसके बाद हर जगह यह देखा गया कि इसके बाद जितनी भी बैठकें हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को शहबाज शरीफ से ज्यादा महत्व दिया। पिछले साल सितंबर में ट्रंप एक बार फिर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से मिले और इस बैठक में भी असीम मुनीर को ही ट्रंप ने ज्यादा तवज्जो दी। असीम मुनीर पिछले साल जून में अकेले अमेरिका के दौरे पर गए थे और उससे 2 महीने पहले अप्रैल में ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक और बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था और उस समय जैक विटकॉफ भी पाकिस्तान में थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना पिछले साल ही मार्च में हुई और फिर अगले ही महीने अप्रैल में ट्रंप परिवार की इस क्रिप्टो कंपनी के साथ इस काउंसिल का समझौता हो गया। इन सभी कड़ियों को अगर आप जोड़ें तो साफ पता चलता है कि असीम मुनीर को ट्रंप से मिलने और उनके साथ खाना खाने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में बढ़ाने में बहुत मदद की। पाकिस्तान के सारे द्वार डोनाल्ड ट्रंप की इस क्रिप्टो कंपनी के लिए खोल दिए गए। पूरा पाकिस्तान बिकने के लिए तैयार हो गया। असीम मुनीर इसी क्रिप्टो बिजनेस के लिए पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम की व्यवस्था कर रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जो असली ताकत है वो वहां की सेना के पास होती है, वहां के प्रधानमंत्री के पास नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि असली ताकत शहबाज शरीफ के पास तो है ही नहीं, तो फिर उसके साथ समय बर्बाद करने से क्या फायदा। जिसके पास ताकत है उसके साथ हम समय लगाते हैं और ताकत थी असीम मुनीर के पास, इसलिए ट्रंप सीधे असीम मुनीर से ही बात करते थे। अब ट्रंप परिवार की कंपनी के साथ पाकिस्तान अपना क्रिप्टो बिजनेस करेगा, जिससे ट्रंप की कमाई और ज्यादा बढ़ेगी और इसीलिए अगले साल जब ट्रंप अपनी क्रिप्टो बिजनेस से कमाई का खुलासा करेंगे तो यह आमदनी इस साल के 13,000 करोड़ रुपए से बढ़कर कहीं ज्यादा हो सकती है। आज पूरी दुनिया को यह चेक करना चाहिए। जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज आपको यह चेक करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की जो कंपनी है, जो अब पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है क्रिप्टो बिजनेस में, इस कंपनी से पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप के इस बिजनेस को कितना फायदा हो रहा है, पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप को कितना पैसा पहुंच रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। अमेरिका में भी जो विपक्षी नेता हैं उन्हें यह बात देखनी चाहिए और पाकिस्तान में भी इस बात की जांच होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस बात की जांच करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति के तौर पर कुछ ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे उनकी पारिवारिक कंपनी को एक खास देश में ज्यादा फायदा हो और उस देश के जो नेता हैं और आर्मी चीफ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाने के लिए उनकी इस कंपनी को अपने देश में शानदार उसका स्वागत करते हैं और अपने सारे दरवाजे खोल देते हैं कि आप आइए, हमारे देश में बिजनेस कीजिए, आपको जो मदद की जरूरत है हम करने के लिए तैयार हैं। हम पूरा की पूरा पाकिस्तान आपके लिए नीलाम कर देंगे, पूरा पाकिस्तान आपके चरणों में रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन हैं और वो हमेशा अपना मुनाफा देखते हैं। पहले ट्रंप की बड़ी कमाई रियल एस्टेट के बिजनेस से होती थी, लेकिन पिछले साल सबसे ज्यादा आमदनी उनकी जो हुई है वो हुई है क्रिप्टो बिजनेस से। ट्रंप और उनके परिवार को क्रिप्टो में ही सबसे ज्यादा मुनाफा दिख रहा है और इसीलिए ट्रंप की पारिवारिक क्रिप्टो कंपनी ने पाकिस्तान को ही अब अपना क्लाइंट बना लिया। पूरा की पूरा देश उनका क्लाइंट बन गया। 1 जुलाई को ट्रंप ने क्रिप्टो बिजनेस से सबसे ज्यादा कमाई पर अपनी सफाई दी, क्योंकि वहां विपक्षी नेता लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे क्रिप्टो के बिजनेस को, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने इस बिजनेस को विस्तार दिया और फिर उसी बिजनेस में उनकी कंपनियों ने अपना पैसा निवेश कर दिया ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके।
तो ट्रंप ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो अपना पैसा खुद इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनके पास बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो उनके पैसे को मैनेज करते हैं, और ये जो पूरा पैसा है ये बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। I don't get involved in my personal. We have funds that run my money. And I never speak to any of the people that run the money. But they're at big institutions and they invest in whatever they invest. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. तो ट्रंप ने तो ये कह दिया कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कहाँ मेरी कंपनी क्या बिजनेस करती है, मेरा तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो इसमें कुछ हस्तक्षेप करता ही नहीं हूँ। वो और इसके अलावा कहेंगे भी क्या। ये सारे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है जो ट्रंप ने दिया है। लेकिन आज हम आपको फिर ये कहते हैं कि ट्रंप को पाकिस्तान अचानक जो इतना अच्छा लगने लगा, ट्रंप को असीम मुनीर इतने प्रतिभाशाली जो दिखाई देने लगे, उसके पीछे अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्रिप्टो बिजनेस हो जो पाकिस्तान से वो ऑपरेट कर रहे हैं, और इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए एयरफोर्स 1 विमान को आपके लिए डिकोड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जुलाई को पहली बार अपने नए एयरफोर्स 1 यानी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान से यात्रा की। यह विमान उन्हें कतर ने एक तोहफे के तौर पर दिया है, गिफ्ट में दिया है, और इस विमान की कीमत है लगभग 3,800 करोड़ रुपए। बड़ा महंगा तोहफा है, 3,800 करोड़ रुपए का यह तोहफा है। ट्रंप ने इस विमान में बैठने से पहले कहा कि दुनिया ने इससे पहले ऐसा विमान कभी नहीं देखा होगा। लेकिन यह विमान नया नहीं है, यह भी हम आपको बता दें। यह विमान लगभग 14 वर्ष पुराना है, और यह पहले एक लग्जरी विमान हुआ करता था जिसे कतर का शाही परिवार इस्तेमाल करता था। यह कतर के शाही परिवार का विमान था, 14 साल पुराना विमान है, और कतर के शाही परिवार ने यही पुराना सेकंड हैंड विमान अब ट्रंप को गिफ्ट में दे दिया। दोस्ती एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और दोस्त जितने अमीर होते चले जाते हैं, दोस्त जितने बड़े होते हैं, उनके जो गिफ्ट होते हैं वो भी उतने ही महंगे होते हैं। तो कतर के राजा ने जो ये गिफ्ट दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति को, ये 3,800 करोड़ रुपए का गिफ्ट है, और ये गिफ्ट है ये हवाई जहाज़ जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। एयरफोर्स 1 में शामिल करने से पहले इस विमान को दोबारा से पेंट किया गया। पहले एयरफोर्स 1 में शामिल विमानों को हल्के नीले रंग से पेंट किया जाता था, लेकिन अब इसे ट्रंप की पसंद के मुताबिक गहरे नीले रंग से पेंट किया गया है, क्योंकि यही पेंट उन्हें पसंद है। और इस विमान में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कई बदलाव किए गए हैं, यानी इस विमान को अपग्रेड करने पर भी अमेरिका की सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है। तो कतर ने यह विमान दे दिया, इसमें सारी सुख सुविधाएं उन्होंने रखी, बहुत ही इसके अंदर हर लग्जरी है, हर सुख सुविधा है। लेकिन अमेरिका की सरकार को इस पर और पैसा खर्च करना पड़ा, क्योंकि इसमें कुछ सुरक्षा के लिए गैजेट्स भी लगाने थे। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक है, और अगर इस विमान पर किसी मिसाइल से हमला हो तो ये उस हमले को भी नाकाम कर सकता है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, और इस विमान से राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी कोने से अपनी सेना, व्हाइट हाउस और अपने अधिकारियों से सीधे बातचीत कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है। हालांकि ट्रंप के मुताबिक इस विमान को इस्तेमाल करने के लायक बनाने में
किसी नए विमान को खरीदने के मुकाबले बहुत कम खर्चा हुआ है। इस समय एयरफोर्स वन के एक नए विमान का खर्च लगभग 18,500 करोड़ रुपए है। अब देखिए, नया विमान लेते तो 18,500 करोड़ रुपए का खर्चा आता लगभग, लेकिन यहां 3800 करोड़ में ही काम चल गया और वो भी इन्हें देने नहीं पड़े। पिछले महीने एयरफोर्स वन के एक पुराने विमान को 36 वर्षों तक इस्तेमाल करने के बाद रिटायर कर दिया गया और ये नया विमान अब इसी पुराने विमान की जगह लेगा। अब जो आप देख रहे हैं ये पुराना विमान है जिसमें अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यात्राएं किया करते थे, भारत आए थे, चाइना गए थे, या जहां भी वो गए हैं एक राष्ट्रपति के तौर पर, वो ये 36 साल पुराने विमान में अभी तक सफर कर रहे थे। अब ये जो विमान है जो हल्के नीले रंग से जिसको पेंट किया गया था, अब ये विमान 36 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। यहां पर आप ये भी देखिए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कितने पुराने विमान से इस समय चल रहा है। 36 साल पुराना विमान वो अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे और अब जो नया विमान भी आया है उनके लिए कतर से, ये भी 14 साल पुराना है। फिलहाल ये विमान लगभग 2 वर्ष तक एयरफोर्स वन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वर्ष 2028 में यानी 2 साल के बाद अमेरिका की ही बोइंग कंपनी नए एयरफोर्स वन विमान की डिलीवरी कर देगी, क्योंकि वो इस विमान का निर्माण कर रही है। 2 साल के बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी और जैसे ही बोइंग का ये नया विमान आएगा, इसके बाद कतर से मिलने वाले इस विमान को अमेरिका की प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी को सौंप दिया जाएगा, यानी इसे भी रिटायर कर दिया जाएगा और ये अमेरिका के राष्ट्रपतियों से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं, दस्तावेजों और विमानों का एक म्यूजियम है जिसमें इसे भी रख दिया जाएगा। यानी देखिए, इतना महंगा विमान 4000 करोड़ का लगभग जो विमान है, इसे 2 साल के बाद अमेरिका म्यूजियम में रख देगा। इस विमान पर अमेरिका में काफी विवाद भी हुआ और अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने कहा कि किसी दूसरे देश से इतना महंगा गिफ्ट लेना नैतिकता के आधार पर और सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं है। सोचिए, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे पैसे वाला देश है, इसके बावजूद उसने कतर से ये गिफ्ट स्वीकार कर लिया। लेकिन इसमें लोगों ने कहा कि 2 बड़ी चीजें हो सकती हैं। एक, नैतिक रूप से भी अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने लिए कतर से एक प्लेन क्यों लेना है मुफ्त में? अमेरिका के पास इतना पैसा है कि अमेरिका अपने राष्ट्रपति को एक अच्छा प्लेन दे सकता है, वहां की सरकार दे सकती है। दूसरी बात यह है कि आपने किसी दूसरे देश में बना हुआ एक प्लेन ले लिया जो गिफ्ट में आया है, यह आपकी सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ हो सकता है। उस प्लेन में न जाने कौन कौन सी जासूसी की चीजें पहले से हो सकता है किसी ने फिट कर दी हो सकता है उस प्लेन की जो सेफ्टी है, उसकी जो सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। ये कैसे पता चलेगा? हालांकि अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये कहती हैं कि हमने सब चेक कर लिया, इस विमान में कुछ भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं है और हमने इसे अपने हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए सेफ्टी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल चेक करके इसके अंदर वो सारे हथियार, वो सारी चीजें लगा दी हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिशियल विमान एयरफोर्स वन में पहले हुआ करती थी। तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति का नया विमान। कहने को ये नया है, लेकिन वैसे है ये 14 साल पुराना। अब अपने देश लौटते हैं और हमारे देश में आजकल, जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर की चर्चा हो रही है। राम मंदिर में चोरी करने वालों के घरों पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ 20,000 रुपए महीने की सैलरी पाने वाले लव कुश मिश्रा का ये आलीशान घर देखिए। लव कुश मिश्रा राम मंदिर में चोरी का एक आरोपी है। वो अयोध्या में ही अपना 2 मंजिला घर बनवा रहा था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या 20,000 रुपए महीने और 2,40,000 रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति क्या ऐसा घर बनवा सकता है? जिस व्यक्ति को 2,40,000 रुपए साल की तनख्वाह मिलती हो, क्या ऐसा घर उसका होगा? लेकिन यह मकान भी अब गिरने की कगार पर है और इस मकान पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। यह मकान आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर है और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसी मकान में अवैध निर्माण पर नोटिस देकर 7 दिनों में जवाब मांगा है। जांच में पता चला कि इस मकान के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया और अथॉरिटी से जरूरी मंजूरी भी नहीं ली गई। अगर नोटिस के जवाब से अथॉरिटी संतुष्ट नहीं हुई तो इस मकान पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। यूपी पुलिस की जांच के मुताबिक लवकुश मिश्रा ने यह जमीन राम मंदिर में काम करने के दौरान ही खरीदी थी।
रजिस्ट्री में जमीन की कीमत लगभग 8,80,000 रुपए दिखाई गई थी, लेकिन इस समय बाजार में इसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इसके अलावा अथॉरिटी ने बाकी 7 आरोपियों के घरों की भी जांच की है और जिनके घरों के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है वहां भी ऐसे ही बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इस मामले में कुल मिलाकर 8 आरोपी हैं। हालांकि लव कुश मिश्रा की पत्नी का दावा है कि उन्हें अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई नोटिस नहीं मिला है। प्राधिकरण नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं भी। होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लव कुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। समय दिया गया है, अब उसका जवाब जब आएगा तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। ससुर वो लव कुश आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। वो राम मंदिर में कितने दिनों से काम करते थे? वो 2-3 महीने से काम कर रहे थे और इसके आगे वो शहादतगंज में काम कर रहे थे। हाँ। दोनों काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसके अलावा कि क्या कैसे उनके ऊपर आरोप बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। आपको कब पता चला है जब उनके मामले ऐसे आए? क्या कुछ कहेंगे, आपके पति कैसे हैं? मेरे पति मुझसे कोई उनकी बात ही नहीं होती थी, तो क्या बताएं इसके बारे में। अब तो जेल में है, फिर क्या सरकार से क्या आप चाहती हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके? हम ये चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे घर पे आ जाएं बस। बहुत बड़ा कलंक लगा है, क्या उस कलंक को लेकर करके क्या बात करेंगे आप? भगवान से हम यही विनती करते हैं कि मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसा ना हो। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो राम मंदिर को शुरू से ही पसंद नहीं करता। जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी उस समय वो राम मंदिर गए भी नहीं ऐसे लोग, और अब जब से ये चोरी का मामला आया है उसके बाद राम मंदिर के खिलाफ एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। और बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि चोरी के आरोपियों पर बुलडोज़र कब चलेगा। कई लोग ये कहते थे कि भाई देखिए, देश में दूसरे राज्यों में जब कोई किसी स्कैम के बारे में पता चलता है, कोई अपराधी के बारे में पता चलता है, तो तुरंत उनके घरों पर बुलडोज़र चल जाता है। लेकिन अयोध्या में इतनी बड़ी चीज़ हो गई लेकिन किसी के घर पर बुलडोज़र नहीं चला, ये कब चलेगा? तो आज ऐसे लोगों को जवाब मिल गया होगा। और जो ये इकोसिस्टम है जो कि राम मंदिर पर लगातार सवाल उठाता था, इन लोगों में एक असदुद्दीन ओवैसी भी थे। वो क्या कहा करते थे, सुनिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, मंदिर को चलाने वाला जो ट्रस्ट है, इसके पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर भी एक बड़ी खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दिया। और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चंपत राय ने कहा है कि चोरी विवाद के कलंक के बाद अब वो अयोध्या में नहीं रहेंगे। इतना बड़ा कलंक उनके ऊपर लगा दिया गया है कि अब वो अयोध्या में नहीं रहना चाहते। चंपत राय का यह बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2020 से ही वही राम मंदिर का पूरा कामकाज संभाल रहे थे। जब चंपत राय से मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रमाशंकर को जरूरतमंद समझकर नौकरी पर रखा था।
लेकिन बाद में इसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री की भाई बहन वाली डिप्लोमेसी के बारे में बताते हैं। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिनों के भारत दौरे पर आजकल हैं और आज राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन कहा और सनाए ताकाइची ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हैं, जबकि जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची की उम्र 65 साल है, यानी उनसे 10 साल छोटी हैं। अब आपको जापान के प्रधानमंत्री के स्वागत की कुछ भव्य तस्वीरें हम दिखाते हैं। मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार, कोनिचिवा। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कई कंपनियां भारत के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं, कुछ तो 100 साल से पहले से हैं, और जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, जो उनकी डिप्लोमेसी है, उसमें जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल केमिस्ट्री वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बना लेते हैं। बहुत सारे बड़े जो नेता हैं उनके साथ उनकी गहरी दोस्ती है। लेकिन जापान की प्रधानमंत्री जब भारत पहुंची, जो कि उनसे 10 साल छोटी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के ये कहने के बाद जापान की प्रधानमंत्री कितनी खुश हुई और उन्हें भी ऐसा लगा कि उन्हें अब दुनिया की राजनीति में एक बड़ा भाई मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ने सुजुकी की नई फैक्ट्री का भी आज उद्घाटन किया और हरियाणा में यह फैक्ट्री बनाई गई है। इसमें हर साल 10 लाख गाड़ियों का निर्माण होगा। जापान अगले 10 वर्षों में भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा और भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की संख्या भी अब दुगनी कर दी जाएगी। यानी सीधे तौर पर भारत में रोजगार के नए नए मौके पैदा होंगे। भारत और जापान के बीच पहली बार डिफेंस को डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसका मतलब है कि अब दोनों देश मिलकर हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी विकसित करेंगे। भारत में 1000 नए बायोगैस प्लांट लगाने में जापान हमारी मदद करेगा। इससे एलपीजी सिलेंडर्स पर हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों की, वो कम होगी।
इसके अलावा जापान भारत में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में भी हमारी मदद करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे बताया कि भारत और जापान की एक सक्सेस स्टोरी है। दोनों देशों ने अपनी दोस्ती से, अपने सहयोग से एक सक्सेस स्टोरी लिखी है। और ये जो कहानी है, ये सब आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा तो जरूर होगा, लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। कल हमने आपको बताया था कि कैसे जापान ने पिछली 2 सदियों में कई उतार चढ़ाव देखे और आज जापान एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। जैसे जैसे समय बदला, जापान ने अपने आप को बदला, अपनी नीतियों को बदला। कभी उन्होंने पूरी दुनिया से अपने आप को अलग थलग कर लिया, लेकिन फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपनाया भी। किसी जमाने में जापान विस्तारवादी हुआ करता था। उसके बाद जापान ने यह भी तय कर लिया कि इसके बाद वो कभी किसी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव है। जापान अकेला ऐसा देश है जो ये कहता है कि उनकी सेना कभी भी किसी दूसरे देश में किसी की मदद करने के लिए नहीं जाएगी, लड़ने के लिए नहीं जाएगी। जापान ने अपना एटॉम बम यानी परमाणु हथियार कभी विकसित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने परमाणु हथियार से क्या होता है ये खुद देखा है। तो आप सोचिए, एक जमाना था जब जापान चीन से बड़ा प्रभावित था, लेकिन आज जापान चीन की तरफ देखता भी नहीं। ये इतने सारे बदलाव हैं जापान में जो आए हैं। तो देखिए जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे युग बदला, जापान ने अपनी रणनीति को भी बदला। आज हम आपको वो कहानी दिखाना चाहते हैं कि भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने में जापान ने कैसे हमारी मदद की। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की चर्चा अक्सर स्वदेशी आंदोलन या फिर आत्मनिर्भर भारत को लेकर होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूती देने में सबसे बड़ी भूमिका किसी पश्चिमी देश की नहीं बल्कि जापान की रही है। हमारे जो ज्यादा उम्र के दर्शक हैं, जो 1980 में इस उम्र में रहे होंगे कि उन्हें 1980 की बातें अभी तक याद होंगी, वो आज जरूर याद करेंगे कि 80 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज भारत में निवेश करने से हिचक रही थी, भारत को एक गरीब देश मानती थी और कहती थी कि भारत के लोगों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो कार खरीद सकें। ऐसे समय में जापान ने भारत की क्षमता पर भरोसा जताया था। जापान की एक बड़ी मशहूर कंपनी थी जिसका नाम है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। सुजुकी ने भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप की और तब एक नई कार की शुरुआत हुई जिसका नाम है मारुति। मारुति 800 सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि भारत के मिडिल क्लास के सपनों और उनकी आर्थिक निर्भरता की एक आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बन गई थी। ये वो कार है जो आप देख रहे हैं, उसकी फैक्ट्री आप देखिए। 80 के दशक में ये कार लॉन्च हुई थी। मारुति ने ही भारत को सिर्फ कार नहीं दी, बल्कि एक पूरा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम विकसित करके उन्होंने दिया। हजारों ऑटो पार्ट्स बनाने वाली सैकड़ों कंपनीज की स्थापना भारत में हुई। लाखों लोगों को रोजगार मिला और भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब्स में और बाजारों में शामिल हो गया। उस दौर में मारुति 800 खरीदना एक स्टेटस सिंबल था और यह आसानी से नहीं मिलती थी। आप समझिए कि यह लॉटरी के माध्यम से ही मारुति 800 खरीदने का अवसर मिलता था, मौका मिलता था। मारुति की कार ने हमें हम दो हमारे दो की सोच को भी हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, क्योंकि ये कार छोटी थी, छोटे परिवारों की कार थी। इसके अंदर सिर्फ 4 सीट थी, यानी ये ऐसे परिवार के लिए बनी थी जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे। आज हरियाणा राज्य ऑटोमोबाइल का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और इसका श्रेय मारुति को जाता है। और आज भी मारुति सुजुकी भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है, जिसके पास गाड़ियों में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। आज भी सबसे ज्यादा गाड़ियां उन्हीं की बिकती हैं। जापान ने कारों के साथ साथ 4 व्हीलर्स के साथ साथ 2 व्हीलर इंडस्ट्री में भी हमारे देश में क्रांति लाई। देखिए कौन कौन से ब्रांड्स, होंडा, यामाहा, कावासाकी और सुजुकी जैसी कंपनियों ने भारत के मध्यम वर्ग को सस्ती, भरोसेमंद और कम तेल खाने वाली मोटरसाइकिल्स बनाकर दी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर का बाजार है, जिसकी नींव में जापानी टेक्नोलॉजी और निवेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जापान का योगदान सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है आपके आसपास, इसमें सोनी, पैनासोनिक, कैनन और कैसियो जैसी जापान की ब्रांड्स दशकों तक भारतीय घरों का हिस्सा बने रहे। एक समय ऐसा था जब भारत के मिडिल क्लास घरों में कैसियो की घड़ी आपके
कलाई पर बंधी होती थी। आपके घर में सोनी का टीवी या म्यूजिक सिस्टम हुआ करता था, जेवीसी का वीसीआर हुआ करता था और घर के बाहर मारुति की कार खड़ी होती थी और यही आधुनिक भारत की पहचान माना जाता था। आज भी अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे, अपने घर में नजर डालेंगे, तो आज भी आपके घर में न जाने कितने जापानीज ब्रांड्स होंगे। हो सकता है आपका स्मार्ट टीवी, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी घड़ी या और जो आपके पास गैजेट्स होंगे वो जरूर जापान में बने हुए होंगे। तो जापान असल में हमारे साथ रहता है, हमारे घर में। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी जापान की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, दिल्ली में जो मेट्रो सर्विस शुरू हुई, दिल्ली मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाओं में जापान ने भारत को सिर्फ पैसे की सहायता नहीं दी, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी भी दी। जापान तो बुलेट ट्रेन के लिए मशहूर है और जो हम अब बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, उसका सपना भी जापान की मदद से सच हो रहा है। यही वजह है कि भारत और जापान के संबंध सिर्फ व्यापार या निवेश तक सीमित नहीं है। ये उस भरोसे का रिश्ता है जिसमें जापान ने उस समय भारत में अपना पैसा लगाया जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत से दूर भाग रही थी। अगर आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तो उसकी इस आर्थिक यात्रा में जापान भी एक बहुत बड़ा पार्टनर हमारा रहा है। भारत के लिए जापान की टेक्नोलॉजी सिर्फ आधुनिक मशीनों का नाम नहीं है, बल्कि भरोसे और क्वालिटी की पहचान भी है। मारुति की कारों से लेकर मेट्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान की टेक्नोलॉजी ने भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। अब भविष्य में भारत और जापान मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, इस प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे। आईएमएफ के मुताबिक इस समय जापान दुनिया की चौथी और भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की अर्थव्यवस्था है 416 लाख करोड़ की, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था है 394 लाख करोड़ की। आज जापान की जनसंख्या सिर्फ 12 करोड़ 33 लाख है। ये भी सोचिए आप, 12 करोड़ लोगों का ये जो देश है, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 12 करोड़ लोग मिलकर सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि भारत की जनसंख्या है 146 करोड़। अगर 1980 का दशक भारत और जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियों का दौर था, तो 2030 का दशक दोनों देशों की एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स की साझेदारी का दशक हो सकता है। तो जापान के साथ जो हमारा रिश्ता है, ये बड़ा स्पेशल रिश्ता है। ये जो दोस्ती है, ये हमारी बड़ी स्पेशल है और जापान की कंपनियों ने हमारे जीवन को कितना सुविधाजनक बनाया, कैसे हमें दुनिया की नई टेक्नोलॉजी हमारे घर तक पहुंचाई, आज ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए दो देशों की जो दोस्ती होती है, वो सिर्फ नेताओं की दोस्ती नहीं होती। दो देशों के जो लोग होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ी बात होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, सोनी का वॉकमैन आया करता था, जो उस समय 80 के दशक में युवाओं की पहली पसंद होता था। वो वॉकमैन सोनी का, वो भी जापान से ही आया था। हो सकता है आपके जीवन में जो आपने पहला कैमरा इस्तेमाल किया हो, वो भी जापान से आया हो। आपके जीवन की पहली कार, वो भी जापानी कंपनी की हो। आपके जीवन का पहला टीवी, आपके जीवन का पहला वीसीआर, आपके जीवन की पहली घड़ी, आपके जीवन का पहला स्कूटर, आपके जीवन की पहली मोटरसाइकिल हो सकता है जापान में ही बनी हो या जापान की ही किसी कंपनी ने यहां भारत में आपके लिए बनाई हो। ये देखिए कितना शानदार रिश्ता है हमारा जापान के साथ। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे वैभव सूर्यवंशी पर पूरे देश में बहस चल रही है और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि वैभव आखिर मैदान पर कब खेलेगा। विकसित भारत का विकसित भारत। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। पीएनबी कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें सिर्फ 7.55% से शुरू। ईएमआई शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। पंजाब नेशनल बैंक, the name you can bank upon। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. विकसित भारत का विकसित भारत। आज सुबह भारत में लोग जब सोकर उठे तो उन्हें भारत और इंग्लैंड के मैच के नतीजे जानने से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि वैभव सूर्यवंशी मैच में खेले या नहीं। पिछले महीने टीम इंडिया का विदेशी दौरा शुरू होने के बाद किसी भी मैच से ज्यादा चर्चा सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। वैभव ने मैच खेला या नहीं, यही सवाल अब पूरे देश में क्रिकेट का हर फैन पूछ रहा है और ये एक राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। लोग बीसीसीआई से सवाल कर रहे हैं कि प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को जगह कब मिलेगी, उन्हें खिला क्यों नहीं रहे। ऐसा बहुत कम देखा गया है अभी तक भारत के इतिहास में कि मैच के नतीजे से भी ज्यादा चर्चा किसी एक खिलाड़ी की होने लगे। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल सबसे युवा खिलाड़ी है, क्योंकि आज वैभव सूर्यवंशी का दूसरा नाम है एंटरटेनमेंट, यानी हर बॉल पर चौका या छक्का। जब वो खेल रहे होते हैं तो मैच से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगता है अगर वैभव खेल रहे हैं तो लगातार मैच में आपको एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, ताबड़तोड़ रन बनेंगे। भारतीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के खेलने या ना खेलने को लेकर इतनी दिलचस्पी, इतनी बहस शायद इससे पहले कभी नहीं देखी गई। एक जमाने में सचिन तेंदुलकर को लेकर भी लोगों के बीच इसी तरह का क्रेज था और सिर्फ सचिन की वजह से ही बहुत सारे लोग मैच देखा करते थे। उस समय सचिन अपनी बल्लेबाजी से किसी भी मैच में भारत को जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे और सचिन जैसे ही आउट होते थे बहुत सारे लोग तो अपना टीवी बंद करके चले जाते थे। वैभव सूर्यवंशी के करियर की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। वैभव सूर्यवंशी और सचिन का अभी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि सचिन तो हमारे लिए संकट मोचक थे। जब जब भारत फंसता था, जब जब भारत हार की कगार पर खड़ा होता था, तब तब सचिन संकट मोचक बनकर हमें जिताते थे। तो भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं वो सचिन को तो एक संकट मोचक मानते हैं, लेकिन अभी वैभव को वो अभी उस श्रेणी में नहीं रखते कि वो आएंगे और भारत को हर मैच जिता देंगे। लेकिन भारत के लोग वैभव को एक विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाला, एक जबरदस्त एंटरटेनर जरूर मानते हैं, जिसके करियर की अभी बस शुरुआत हो ही रही है। इस समय लोगों को वैभव सूर्यवंशी को लेकर हम तो ये कहेंगे कि धैर्य रखना चाहिए। वो भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा एसेट है और ऐसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर किया जाता है। वैभव एक ऐसे हथियार हैं भारतीय क्रिकेट के जिसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। यह भी संभव है कि टीम मैनेजमेंट का उन्हें 15 खिलाड़ियों में जगह देकर प्लेइंग 11 से बाहर रखना भी उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा हो। टीम मैनेजमेंट विदेशी दौरे में वैभव सूर्यवंशी को अपने साथ सिर्फ घुमाने के लिए तो नहीं ले गया होगा। इस समय उनके करियर को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने की बजाय उन्हें धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। इस विदेशी दौरे में वैभव हर मैच में ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे, टीम की मीटिंग्स में शामिल होते हैं, रणनीति समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो माहौल है, जो दबाव है, उसे महसूस करते हैं। सीनियर खिलाड़ियों से लगातार क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग सिर्फ नेट्स पर नहीं हो रही बल्कि टीम के साथ लगातार जो वो समय बिता रहे हैं, मैदान से बाहर बैठकर मैच को जो देख रहे हैं, ये उनकी ट्रेनिंग है। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही भारतीय टीम के साथ रहना, सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनकी रणनीति को शेयर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अब देखिए, वैभव की लोकप्रियता इस समय इतनी ज्यादा है कि उन्हें ना खिलाने के लिए टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की भी ट्रोलिंग होने लगी।
इस समय अगर कोई व्यक्ति वैभव को सबसे सही दिशा दे सकता है तो वो हैं सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन भी लगभग 16 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश कर गए थे और वो भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस की उम्मीदों और दबाव का सामना कर चुके हैं। यानी उनका अनुभव वैभव के बहुत काम आ सकता है। हम बस ये कहेंगे कि ऐसा लगता है कि अभी वैभव की ये ट्रेनिंग चल रही है। वैभव को अपने साथ जो टीम लेकर गई है वो ये सुनिश्चित करने के लिए गई है कि वैभव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पहले बहुत नजदीक से देखें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का क्या दबाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़ी बड़ी टीम है, वो कैसे सोचती हैं, कैसे खेलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब मैदान में उतरना होता है तो कितना दबाव होता है, साइकोलॉजिकल दबाव कितना होता है, खेल पर कितना दबाव होता है, ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और हमें बड़ी खुशी है कि जिसने भी ये सोचा उसने वैभव को बहुत जल्दी खर्च करने से पहले ये सोचा कि पहले उन्हें अच्छे से तैयार किया जाए। इसलिए वैभव को जब भी खर्च करना है बहुत सोच समझ कर ऐसे खिलाड़ी को खर्च करना चाहिए। ये भारतीय क्रिकेट की एक करेंसी है और बड़ी कीमती और बहुत ही मजबूत करेंसी है ये हमारी। इसे जब भी खर्च करें तो बहुत सोच समझ कर इसे खर्च करना चाहिए। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो अब हम जल्दी से डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 5.8 मिलियन यानी 58 लाख व्यूज हमें आज के इस एपिसोड को मिले हैं। ये नंबर क्रोम DM की लाइव ट्रैकिंग के जरिए आता है जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को आपकी स्क्रीन पर दर्शाता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। कुछ समय उनके साथ भी बिताइए जो आपको देखकर खुश होते हैं। नमस्कार।